नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। हरिद्वार हर की पैड़ी में नदी के कुछ भाग को स्क्रैप चैनल घोषित किए जाने का आदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इसे अपनी जीत करार दे रही है। पार्टी प्रवक्ता की माने तो हरिद्वार में स्क्रैप चैनल के आदेश को मुख्यमंत्री ने निरस्त कर दिया है। मां गंगा का पुराना स्वरूप मिल गया। आम आदमी पार्टी की मेहनत सफल हुई है, तो आम आदमी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है। तो सरकार के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है और इसे बताया कि पार्टी ने चूंकि इस मुद्दे को उठाया, यह आम आदमी पार्टी की जीत है। तो चूंकि आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में होगी और अपनी जमीन तैयार करने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, इसके लिए संगठन लगातार काम कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहां पे खूब हुआ है और कई मुद्दों को भी आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। जी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। दूसरी बात, हम ये स्पष्ट तौर से आधिकारिक तौर से कहना चाहते हैं कि हरीश रावत जी, आप पंजाब के प्रभारी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको ये चाहिए कि आप पंजाब और राजस्थान में पहले बिजली और पानी मुफ्त कराएं और उसके बाद उत्तराखंड का रुख करें। पिछली सरकार में आप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आपने जनता को राहत देने का कोई कार्य नहीं किया है। आपकी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में सिर्फ घोटाले और डेनिस शराब पिलाई गई लोगों को। तो अब पानी पिलाने की बात आप ना करें। यदि आपको जनहित में कुछ कार्य करने हैं तो आप पंजाब जाकर के, चूंकि आपकी वहां सरकार है, आप पानी और बिजली मुफ्त कराएं। और रुद्रपुर में धान की तौल ना होने पर डिप्टी आरएमओ को किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और साथ ही किसानों ने धान से भरी ट्रॉली खाली कर दी और डीएम के कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस प्रदेश के महामंत्री हरीश पनेरू ने किसानों की समस्या को लेकर खाद्य विभाग पहुंचे और किसानों ने राइस मिलर से अधिकारियों की मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं किसानों के तेवर देख डिप्टी आरएमओ वहां से निकल लिए। तो गुस्साए किसानों ने यहां पे धरना दिया। राइस मिलर्स अधिकारियों पर इन्होंने आरोप लगाया। धान की तौल ना होने से किसानों में काफी गुस्सा है। आज उत्तराखंड सरकार ने किसानों का जो धान तोलने का लक्ष्य 1 करोड़ क्विंटल रखा था, उसके सापेक्ष अभी तक लगभग 90 लाख क्विंटल तोला है और तोल सब बंद कर दी गई। केवल खाद्य रसद विभाग की तोल खोली गई है। मेरे इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के जो खाद्य सचिव हैं, सुशील कुमार, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा इसमें हम कार्रवाई करें, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है अभी तक कुछ कार्य नहीं हो पाए। अब छोटे छोटे किसानों को अपने धान तोड़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाकर तुलवाना पड़ेगा और लाइन पे लगना पड़ेगा। और जब इन्होंने करना ही है, क्यों ये क्यों व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? भाजपा ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और दुनियाई करेंगे और हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लिख के दे रखा 48 घंटे से 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करेंगे। 35 दिनों के भुगतान भी नहीं हुआ। मैंने तो स्पष्ट, आज आरएमओ मिले थे यहाँ धूलिया जी, उनको घेराव किया और कहा कि किसानों, सबसे पहले उत्तराखंड के किसानों का धान तोलना चाहिए। उसमें आज 90 लाख क्विंटल में कम से कम 50 क्विंटल उत्तर प्रदेश का तोला गया है। उत्तराखंड के लोगों को तोला नहीं गया। जो मोदी जी का जो कानून, जो कृषि कानून बनाया था, जिसमें कहा था कि कोई कहीं अपने फसलों बेच सकता है, उसका नुकसान उत्तराखंड के किसानों को होने लग गया है। और रुड़की में पुश्तैनी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया। जमीन पर लाखों रुपए का लोन लिया गया। वहीं जानकारी मिलने पर फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने जमीन की नापतोल की।
सूचना मिलने पर परिजनों ने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं परिजनों ने कहा कि अगर जल्द हमें न्याय नहीं मिला तो परिवार के साथ आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। तो पुश्तैनी जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, कई बार शिकायत की गई, बावजूद इसके कहीं सुनवाई नहीं हो रही। परिवार अब चेतावनी दे रहा है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आत्महत्या कर ली जाएगी। हमारे घर की हालत तो देख ली कैसी है। हम इतने परेशान हैं यहाँ कि हम दिन बता नहीं सकते। हम दिन रात यही सोचते हैं कि कहीं हमारा मकान ना गिर जाए, हमारे बच्चे ना इसमें दब के मर जाएं। बस हमारी हालत कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो इसमें रह रहा समझेगा वही। जमीन कब्जा रखी है आपने? हाँ जी, हमारी ज़मीन कब्जा रखी है, हमारा प्लॉट भी कब्जा रखा और फर्जीवाड़ा करके इस पर मुकदमा भी कर रखा, बेच भी रखी इसे। तो क्या अधिकारियों के पास हमने एप्लीकेशन डाल रखी, बार बार मिलने भी जाते हैं, लेकिन कोई भी हमारे मतलब यहाँ आके कोई झांकता भी नहीं कि ये कैसे रह रहे कैसे नहीं रह रहे, कोई नहीं देखता यहाँ आके। कहाँ से मकान बनाए? अगर किसी से लोन लेके तो उन्होंने मुकदमा कर रखा, उस विषय में हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, मैं तो किसी दिन फांसी लगा कर मर जाऊंगा इसी चक्कर से। किस बेस पर उसने मुकदमा कर रखा है? क्या उसके पास कोई कागज पत्र है? कुछ नहीं है जी, 420 करके मुकदमा कर रखा, नंबर वहाँ का दे रखा, इस जमीन का नंबर अलग है, इस बात को कोई नहीं देखता। खसरा नंबर अलग है? खसरा नंबर अलग है इधर का? हाँ जी, उसका अलग है नंबर। ठीक है। शुरू से हूँ, मेरा नाम अरुण यादव है और मैं यहाँ पे पुराने हमारे ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है और यहीं पे रहते आ रहे हैं पिछले 80 सालों से। और ये हमारी ज़मीन को जो है खाली आप देख रहे होंगे, इसे फर्जी दस्तावेजों से बेचा जा रहा है और जिसकी शिकायत हम बड़े बड़े अधिकारियों सबसे कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई शिकायत सुनने को तैयार नहीं है और हम पे उल्टा जो है फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी ज़मीन को बेचा जा रहा है, जिसके सबूत भी हमारे पास हैं, लेकिन मैडम के यहाँ के कार्यालय में जो एक कर्मचारी है उसके द्वारा फर्जीवाड़ा करा जा रहा है, उसके दबाव में ही कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमने सब अधिकारियों को इस बारे में लिख रखा है। 1 साल 1.5 साल हो गया है, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं कर रहा है। और जोशीमठ के तिरोसी गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। यहां आजादी के बाद से अब तक पक्की सड़क नहीं है। टूटी सड़कों के चलते गांव के लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं। गांव में एक गर्भवती महिला को गांव वालों ने किस तरह अपने कंधों से डंडी के सहारे उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया, इन तस्वीरों में देख के इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। आजादी के बाद से आज तक ये ग्रामीण सड़कों के लिए तरस रहे हैं। तो गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, सड़कें यहां पे नहीं है, जो है उनका बुरा हाल है। यदि कोई बीमार भी हो जाए तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल हमारे बीच एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई हुई है, जो कि लगभग पीपलकोटी से 7 किलोमीटर वो गांव पड़ता है। ग्राम सभा तिरोसी में एक गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर तक कंधे पर ले जाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया हुआ है। और साथ ही साथ मैं अपने विधानसभा के जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक बार उस गांव में जाकर वहां की समस्याओं को देखें, मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की जो जनता है उनके बीच जाकर आप ज़रूर एक बार उनकी समस्याओं को हल करेंगे। वहाँ पर ऐसी तमाम समस्याएं हैं, पैदल मार्ग आज भी वहाँ पर सुदृढ़ नहीं होने के कारण वहाँ पर लोगों को पैदल आवाजाही करनी पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 3 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड आ रहे हैं। 5, 6 और 7 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी संगठन से गुफ्तगू करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश में मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस, संगठन का कामकाज और 2022 चुनाव की क्या तैयारी है उसको लेके भी समीक्षा की जाएगी, जिसको लेके लगातार काम किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। क्योंकि 2022 की भी रणनीति बनाई जाएगी,
संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेके भी रणनीति बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नियमित अंतराल पर अपने देश भर के प्रदेशों का दौरा करते हैं, बूथ अध्यक्ष स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हैं। जब अमित भाई शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो भी इसी प्रकार के 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए थे और उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया था। और द्वितीय केदार भगवान मदाईश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भक्तों ने भगवान की डोली के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। भगवान श्री मदेश्वर जी को बूढ़ा माहेश्वर जी की डोली में बिठाकर मंदिर की परिक्रमा की गई और इस मौके पे दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो यहां पहुंचे थे। चूंकि एक अलग आस्था है लोगों की और दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। भक्तों ने भगवान की डोली के दर्शन किए, पूजा की, मन्नतें मांगी। तो ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची है डोली और भक्तों ने दूर दूर से यहां पहुंचकर दर्शन किए, पूजा की, मन्नतें मांगी। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान भगवान द्वितीय केदार मदमेश्वर जी के 19 नवंबर को कपाट बंद हुए। भगवान शिव समाधि में लीन हुए और भगवान का जो उत्सव विग्रह मूर्ति है, भोग मूर्ति है, 4 दिन की दिव्य पैदल यात्रा के बाद अनेक पड़ावों से भक्तों को दर्शन देते हुए अपने गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आज आ चुके हैं और दिव्य मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है जिसको मदमेश्वर मेले के नाम से प्रसिद्ध है। और सभी श्रद्धालुओं को भगवान अपना आशीष देते हुए, भगवान का आशीर्वाद भक्त लेते हुए इस दिव्य मेला को संपन्न करेंगे। और जो ये मेला है मदमेश्वर मेले के नाम से यह प्रसिद्ध है। लव जिहाद और अंतरजातीय विवाह को लेकर उत्तराखंड में भी राजनीति गर्मा गई है। उत्तराखंड सरकार के साथ साथ संगठन भी प्रदेश में चल रहे कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल की माने तो उनकी सरकार जल्द ही प्रदेश में कोई कड़ा कानून लाएगी और अंतरजातीय विवाह पर पहले बनाए गए कानून में संशोधन किया जाएगा। सरकार के शासकीय प्रवक्ता द्वारा अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने जैसा एक बयान सामने आया था, जिसका विरोध अब सड़क पर भी देखने को मिल रहा है। तो लव जिहाद पर चूंकि सियासत लगातार गर्मा रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और कई राज्य जिन्होंने सख्त कानून बनाने की पहल शुरू कर दी है लव जिहाद के खिलाफ, लिहाजा उत्तराखंड में भी इसको लेके सियासत एक बार फिर गर्मा रही है और कहा यह जा रहा है कि अंतरजातीय विवाह में जो कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा, उसे और सख्त और कड़ा किया जाएगा। लव जिहाद और उसके कारण से इस प्रकार की जो विवाह और उसके बाद की घटनाएं एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं और इसके समाधान के लिए विभिन्न प्रदेश की सरकारों ने कड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाने प्रारंभ किए हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की सरकार भी उस दिशा में विचार कर रही है और जहाँ तक जो ऐसे अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह पर कांग्रेस की सरकार के समय प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पास किया गया था या नियम बनाया गया था, उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन आवश्यक है और हमारी सरकार इस बारे में विचार करके उसमें सुधार करेगी। तो हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य, शानदार, यादगार और अनूठा बनाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। खासकर इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर होगा। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस होगा। इसके लिए हरिद्वार का पौराणिक शिक्षा और आयुर्वेद के नाम से जाने जाने वाला गुरुकुल एक अनूठी पहल करने जा रहा है। कुंभ के इतिहास में पहली बार ग्रीन कुंभ की थीम पर
औषधीय पौधों से रूबरू होने के साथ साथ उनके असाध्य रोगों में काम आने वाले पौधों की जानकारी भी लोगों को यहां पे दी जाएगी। इसमें गुरुकुल अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो कुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। ग्रीन थीम पर इस बार कुंभ का आयोजन होगा। 2021 में आगामी कुंभ को लेकर जहां सरकार लगातार प्रयासरत है और उनका निश्चय कर लिया है कि हरिद्वार के अंदर जो कुंभ होगा वो भव्य होगा, वहीं हरिद्वार का एक ऐसा संस्थान भी है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसने कुंभ को लेकर एक अनूठी पहल यहाँ पर शुरू की है। हमारे साथ में हरिद्वार के इसी संस्थान के कुलपति, उनसे बात कर लेते हैं आखिरकार इनका क्या विचार है और क्या ये आगामी कुंभ में करने जा रहे हैं। जी कुलपति जी, आप जो है पता चला कि कुंभ में जो है आप असाध्य जो पेड़ हैं, जो औषधि गुण वाले पेड़ हैं, उनको लेकर आप कुंभ में उतर रहे हैं, तो क्या कुछ जी? हाँ, ये चूँकि ये आप जानते ही हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जिस प्रांत में है और जिस नगर में है हरिद्वार, और यहाँ पर एक बृहद बड़ा कुंभ लगने जा रहा है अगले वर्ष, और उसमें हमने एक कार्यक्रम बनाया है विश्वविद्यालय की ओर से कि क्यों ना ऐसे समय एक नूतनता का एक कदम उठाया जाए। तो उसी को लक्ष्य करके विश्वविद्यालय ने ये विचार किया है, निश्चय किया है कि इस महाकुंभ के अवसर पर औषधि पादप से युक्त एक महाकुंभ यहाँ पर बनाया जाए या उसका कार्यक्रम मनाया जाए। और इस औषधि पादप महाकुंभ में देश और विदेश के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और औषधि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, वेदों के क्षेत्र में जो काम करने वाले जितने विद्वान हैं या डॉक्टर्स हैं या आचार्य हैं वेद के या आयुर्वेद के, उन सबको यहाँ पर बुलाया जाए, उनको आमंत्रित किया जाएगा। उनके शोध पत्र, उनके साथ विचार विमर्श विभिन्न पहलुओं पर, और वो भी उच्च स्तर के हों, विश्व स्तर के हों, और राष्ट्र के हित में और जनार्दन के हित में जो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुर्लभ प्रजाति के पादप हैं या औषधि वाले वृक्ष हैं, उनको भी उनके बारे में जानकारी मिले सभी के लिए, और उन पर शोध के पत्र भी पढ़े जाएं, जिससे कि इस दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य हो सके, वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय करना चाहता है। तो ये थे कुलपति गुरुकुल, जिन्होंने बताया कि वो गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हो या फिर बाबा रामदेव हो या अन्य कई संस्थान ऐसे हों जो लगातार जो है उत्तराखंड की बूटियों को प्रचार प्रसार कर अनाद्य धन कमा रहे हैं, लेकिन आगामी कुंभ में गुरुकुल द्वारा एक अनूठी पहल यहाँ पर शुरू की जा रही है और जो असाध्य रोग से लड़ने वाली जो क्षमता जड़ी बूटियों का यहाँ पर प्रसारण किया जाएगा। ऑनलाइन प्रसारण भी लोग देश विदेश के कोने कोने में देख सकेंगे। तो निश्चित रूप से आगामी कुंभ में लोगों को आयुर्वेद का जहाँ फायदा मिलेगा, वहाँ कई अन्य भिन्न जड़ी बूटियों से भी वो सरोवर हो पाएंगे। प्राइम न्यूज़ के नरेश तोमर, हरिद्वार। और रुड़की के भगवानपुर में 7 नवंबर को हुई आपराधिक घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने घटना में शामिल आशु नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2000 की नकदी और कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं। 7 नवंबर को भगवानपुर में 3 बदमाशों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर महिला और बच्चे को तमंचे के बल पर बंधक बनाया और लाखों की लूट को अंजाम दिया। वारदात में व्यापारी को यहां काम करने वाला आशु नाम का युवक भी शामिल था। आशु ने ही बदमाशों को सुपारी व्यापारी का जो घर है वो दिखाया था और पुलिस ने आशु को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वादी सोनी निवासी नया बस भगवानपुर के द्वारा थाना भगवानपुर पर यह सूचना दी गई कि उसकी पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर उसके घर में लूट हुई है। इस सूचना पर अंतर्गत धारा 392 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष भगवानपुर की टीम और सीआईओ रुड़की की टीम ने संयुक्त प्रयासों से उस घटना के मुख्य सूत्रधार आशु सन ऑफ वकीला निवासी नकुड़ सहारनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उसके कब्जे से लूटी गई सोने की अंगूठी, पाजेब व अन्य नकदी बरामद की है। उसके द्वारा बताया गया कि इस घटना में उसने 3 अन्य साथियों को शामिल किया था। और डोईवाला में मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने बन रहे इको पार्क का जायजा लिया और
थानो वन रेंज के रेंज अधिकारी एनएल डोभाल की पहल पर इको पार्क बन रहा है। यहां पहुंच के उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया कि क्या कुछ अभी तैयारी हुई है और किस तरीके से काम किया जा रहा है, उसे कितनी रफ्तार देने की जरूरत है, कहां तक अभी पहुंचा है और आगे क्या कुछ किया जा रहा है। इन तमाम चीजों की उन्होंने बारीकी से जानकारी ली। तो मुख्यमंत्री क्यूएसटी धीरेन्द्र पवार जो यहां पहुंचे और इको पार्क की समीक्षा उन्होंने की, जायजा यहां का लिया, तैयारियों को देखा। और उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग लगातार इस बात की आशंका जता रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी 22 नवंबर के बाद राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है और कहीं पर बर्फबारी की भी आशंका जताई है। तो मौसम जो है वो पूरी तरीके से बदल सकता है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि पहाड़ों में अब भी कई जगह बर्फबारी हुई और आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम यहां पे करवट लेता हुआ दिखाई देगा। कई जगह बारिश भी हो सकती है और कई जगह बर्फबारी की भी आशंका जताई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा असर इसका होगा। 22 नवंबर के बाद कुछ दिन तक बदलाव यहां पे रह सकता है। 23 और 24 तारीख को कुछ इलाकों में बर्फबारी की आशंका है। और रुड़की के पिरानकलियर में रतमऊ नदी से अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। दिन हो या रात नदी का सीना चीरकर लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रुड़की क्षेत्र के टोडा खटका गांव की ग्राम समाज की भूमि पर खनन माफिया बड़े पैमाने पर खनन कर रहे हैं, लेकिन इन खनन माफियाओं को ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का। इस संबंध में रुड़की तहसीलदार नंदन सिंह आईएएस को जानकारी दी गई, तो उनका कहना है कि इस मामले में जल्द जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब होगी इसी का इंतजार है। तो पुलिस की मिलीभगत से क्या यहां पे खनन हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या पुलिस को कानो कान खबर नहीं? जानकारी देने के बाद भी यहां पे जांच के बाद कार्रवाई करने की बात की जा रही है, आश्वासन दिया गया, लेकिन कब होगी कार्रवाई यह देखने वाली बात है। क्योंकि जो खनन करने वाले हैं उन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का, और वो धड़ल्ले से दिन के उजाले में यहां पे खनन को अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।